नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में लगभग 22,800 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, भारत मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए गरुण दृष्टि प्रणाली का अनावरण किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजरायल के गाजा शहर पर नियंत्रण करने के फैसले पर विचार के लिए आपातकालीन बैठक की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका रूस बैठक से पहले कहा, किसी भी शांति समझौते में उनके देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए विश्वसनीय और दीर्घकालिक गारंटी सुनिश्चित होनी चाहिए। मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। और भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने 20 साल के इंतजार को खत्म करते हुए यंगून में होने वाले AFC अंडर 20 एशियाई कप 2026 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सक्रिय सहयोग से भारत को 2047 तक विकसित बनाने के अपनी सरकार के लक्ष्य पर जोर दिया है। आज बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के तीसरे चरण के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में उन्होंने विकास की ओर भारत की यात्रा के लिए स्थापित मानदंडों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये यात्रा तब शुरू हुई जब 2014 से पहले भारत दुनिया के 10 सबसे कमजोर देशों में एक था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मेट्रो रेल 5 शहरों से बढ़कर 24 शहरों तक पहुंच गई है और मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देश आज जिस गति से विकास कर रहा है, इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है। 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट $468 बिलियन तक पहुंचा था। आज ये $824 बिलियन हो गया है। अब हम मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में लगभग 22,800 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बेंगलुरु और बेलगावी के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। श्री मोदी ने अमृतसर तथा कटरा के बीच और नागपुर से पुणे के बीच वंदे भारत सेवाओं को भी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेंगलुरु की अपनी पहली यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता पर प्रकाश डाला और सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने की उनकी क्षमता का उल्लेख किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में संवाददाताओं से बातचीत में नागपुर पुणे के सबसे व्यस्त मार्ग पर वंदे भारत ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। इसमें कुल 184 फ्लैट हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवासीय परिसर में सिंदूर का एक पौधा भी लगाएंगे, श्रमजीवियों से बातचीत करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक घृणा फैलाने और दंगों को बढ़ावा देने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य के पास विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियां और तकनीक उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि गरुण दृष्टि उपकरण ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने और उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री नागपुर पुलिस की ओर से पुलिस भवन में आयोजित गरुण दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी साइबर इंटेलिजेंस परियोजना की प्रस्तुति और विभिन्न साइबर वित्तीय अपराधों की जांच से वापस ली गई 10 करोड़ रुपए की राशि पीड़ितों को वितरित करने के समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने वापस ली गई राशि साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को सौंपी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली BEML रेल हब निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। रेल कोच निर्माण के इस संयंत्र का नाम ब्रह्मा रखा गया है, जिसकी स्थापना रायसेन जिले के उमरिया गांव में 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर की जाएगी। इस अवसर पर श्री सिंह ने इस फैक्ट्री की विशेषताओं का उल्लेख किया। आज रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ है। यहाँ रेल के डिब्बों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारी सामान यहां पर बनाए जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भारत के वैश्विक नेतृत्व पर प्रकाश डाला। गुजरात के देवभूमि द्वारका में विश्व शेर दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान श्री यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संचालित कई प्रमुख परियोजनाओं का उल्लेख किया, जिनमें आपदा रोधी गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय शेर गठबंधन शामिल हैं। विश्व लॉयन डे के अवसर पर जो सिंहों का एक नए प्राकृतिक परिसर के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने 180 करोड़ रुपए की योजनाओं को लोकार्पित किया है। आज बड़े गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि दुनिया भर में अगर एशियाई लॉयन कहीं पर है तो उनका घर और उनका बसेरा गुजरात में गिर के अंदर है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 179 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र रखने के लिए नोटिस जारी किया है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने श्री सिन्हा को इस महीने की 14 तारीख शाम 5 बजे तक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उनका नाम बिहार के बांकीपुर और लखीसराय दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में पाया गया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से जुड़े इसी तरह के विवाद के बाद दोहरे मतदाता फोटो पहचान पत्र का ये दूसरा हाई प्रोफाइल मामला है। इससे पहले भाजपा नेता श्री सिन्हा ने कहा कि उन्होंने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के लिए पहले ही आवेदन दे दिया है। इस बीच तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज सुबह पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विजय कुमार सिन्हा के 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के मुद्दे पर उनकी आलोचना की। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के क्वार दूल इलाके में आज सुबह से सुरक्षा बलों और पाकिस्तानी आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सवेरे 7 से 8 बजे के बीच सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। 17 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह और अर्धसैनिक बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को छिपे हुए आतंकवादियों की मौजूदगी का पता चला। खबरों के अनुसार इलाके में लगभग 2 आतंकवादी अभी भी हैं। अभियान जारी है। मुठभेड़ स्थल पर और सुरक्षा बलों को भेजा गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज लद्दाख में पर्यटन विभाग ने डाउनहिल कारगिल के सहयोग से कारगिल में साइकिल तिरंगा रैली का आयोजन किया। इसमें जिले के विभिन्न हिस्सों से लगभग 30 साइकिल चालक शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में भी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान पिछले 1 सप्ताह से पूरी कश्मीर घाटी में सुचारू रूप से चल रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में भी 3 सालों से हर घर तिरंगा अभियान अपार जनसहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार भी लोगों को इससे जोड़ने के लिए लगातार प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 2 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है, जो 3 चरणों में किया जाएगा। इस दौरान जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए सजावट, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता, रैली जैसी गतिविधियां की जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 4 करोड़ 60 लाख तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश ने देश में हर घर तिरंगा अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस साल भी हमारा प्रयास है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। इसके लिए व्यापक तैयारियां हैं। सामाजिक संगठन हो, आम जनमानस हो, सरकारी विभाग हो, सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहने वाला है। हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगा को लेकर लोगों का जुड़ाव एक सामाजिक एकता का परिचायक भी हो, यही प्रयास पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को होने वाली बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर बल दिया है। ट्रंप और पुतिन यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि किसी प्रकार का शांति समझौता निष्पक्ष होना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जेलेंस्की ने यूक्रेन को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए विश्वसनीय दीर्घकालिक आश्वासन की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने आगाह किया कि शांति की शर्तों से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोपीय राष्ट्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यूरोपीय देशों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता करने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि शांति के बदले यूक्रेन अपनी जमीन रूस को समर्पित नहीं करेगा। इसे लेकर फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और यूरोपीय आयोग ने कल वक्तव्य जारी किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज गाजा शहर पर नियंत्रण स्थापित करने और अपने सैन्य अभियानों का विस्तार करने संबंधी इजरायल के निर्णय को संबोधित करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इजरायल के इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हुई है। कई यूरोपीय सदस्यों के निवेदन पर आयोजित इस सत्र में गाजा में बदतर होते मानवीय संकट और वहां के 20 लाख निवासियों की मुश्किलों तथा शेष बंधकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार 8 अगस्त को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा शहर को कब्जे में लेने की योजना को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में तेज वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के हर्षिल धराली क्षेत्र में आई विनाशकारी बाढ़ में लापता लोगों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान छठे दिन भी जारी रहा। सेना आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अवरुद्ध सड़कों को खोलने, लोगों को बचाने और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ब्रिगेडियर एमएस ढिल्लों ने बताया कि लापता लोगों की तलाश के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी अदर एजेंसीज जितनी हैं यहाँ पे लगातार काम कर रही हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। अभी आज के दिन में हमारा फोकस है जो लोग दब गए हैं उनको खोजने की, और डिगिंग पार्टीज जहाँ पे रडार और डॉग इंडिकेट करते हैं वहाँ पे खोद के उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है जो कि जमीन में दबे हुए इंसान हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक हो, इनको पहचानता है ताकि अगर कोई दबा हो उसे जल्दी जल्दी निकाला जा सके। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान देश भर में 40,000 से ज्यादा स्थानों पर 7 लाख से अधिक प्रतिभागियों तक पहुंच चुका है। श्री मांडविया ने बताया कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मिशन देश में एक बड़े आंदोलन के रूप में उभरा है। फिट इंडिया मूवमेंट ये देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के मोदी जी के आह्वान के साथ जुड़ने के लिए सारे देश में एक मूवमेंट बन चुकी है। साइकिल और साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग फिट इंडिया का मंत्र है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने एएफसी अंडर 20 महिला एशियाई कप 2026 में अपना स्थान पक्का कर लिया है। आज यंगून में भारतीय टीम ने मेजबान म्यांमार पर 1-0 से जीत दर्ज की। भारत की ओर से पूजा ने निर्णायक गोल किया। भारत ने 20 साल बाद इस प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में लगभग 22,800 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, भारत मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए गरुड़ दृष्टि प्रणाली का अनावरण किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजरायल के गाजा शहर पर नियंत्रण के फैसले पर विचार करने के लिए आपात बैठक बुलाई।
और मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने 20 साल के इंतजार को खत्म करते हुए यांगून में होने वाले AFC अंडर 20 एशिया कप 2026 में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।